सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना IBPS PO का जो लाइव मॉक टेस्ट था उसको कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्कोर कार्ड है मेरा, उसमें मेरा जो स्कोर आया है वो आया है यहाँ पे 73 आउट ऑफ 100। जी हाँ गाइस, ये प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट था। 82 क्वेश्चन अटैम्प्ट थे एंड 90 प्लस एक्यूरेसी यहाँ पे थी। परसेंटाइल देख सकते हैं आप 97.28 के आसपास है यहाँ पे। रैंक की बात करें तो एज ए टेस्ट 18,000 लोगों ने दिया, जिसमें से मेरी रैंक आई है 507। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इस वीडियो में कि कैसे हम मॉक टेस्ट को एक एनालाइज करेंगे। जी हाँ गाइस, चाहे वो लाइव टेस्ट हो या एक जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं जो आप देते होंगे किसी भी ऐप में, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, गाइडली हो या ओलिव बोर्ड हो, तो आपको कैसे एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, तो उसको मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड करा है। जो सबसे पहला स्टेप 1 है कि आपको जो मॉक टेस्ट देना है वो एकदम ऐसा देना है कि वो ऐसा लगे आपको कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठ के किसी मॉक को दे रहे हैं। जी हाँ गाइज़, आपको वन गो में मॉक देना है, कोई पॉज़ नहीं करना, मतलब पूरा कॉन्सन्ट्रेट होके एक पूरा मॉक देना है, जिससे आपको रियल टाइम जो एग्ज़ाम है उसका एक्सपीरियंस मिल जाए। सेकंड, जैसे ही मॉक ख़त्म होगा, अगर वो फुल लेंथ मॉक है तो रिज़ल्ट जल्दी मिलता है, लेकिन अगर वो एक लाइव टेस्ट है तो उसका रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद मिलता है। तो आपको सबसे पहले उसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करनी है। उसमें आपको क्या-क्या देखना है ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि आप कहाँ पे लाई डाउन कर रहे हैं। एक एवरेज होता है, एक टॉपर होता है और फिर आप होते हैं, ठीक है? फिर आपको कंपेयर करना है कि आपके जो एवरेज लोगों से हैं वो कितने ज़्यादा मार्क्स हैं और टॉपर से जो टोटल है वो कितने मार्क्स कम है। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस एरिया में लाई कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मेरा खुद का देखें तो मेरा यहाँ पे टॉपर से 20 मार्क्स कम है और एवरेज से 20 मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है? एकदम मैं दोनों के बीच में हूँ। तो गाइज़, जो भी दोनों के एकदम बीच में परफेक्ट स्कोर होता है ये एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, मेरा ये मानना है। बात करें एक्यूरेसी की तो तीनों की मतलब लगभग सेम ही है, 5-5% का डिफरेंस है, ठीक है? 90% एक्यूरेसी में आप इजीली पास हो सकते हैं। अगर आप एवरेज से बिलो हैं तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट आपको इम्प्रूव किस चीज़ पे करना है वो हम यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर देखेंगे। जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे उसके बाद बारी आती है हमारे सेक्शनल वॉइस यहाँ पे चेकिंग की, ठीक है? कि कौन से सेक्शन में हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किस में हम ज़्यादा वीक हैं। जैसे कि बात करें इंग्लिश की तो यहाँ पे 27 में से मेरे 22 मार्क्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है? बात करें मैथ्स की तो 21 में से 15 मार्क्स, ठीक है? बहुत कम है, मैंने 21 अटेम्प्ट करे थे और ये मेरा वीक सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा वीक जो सब्जेक्ट मेरा ही नहीं सारे बैंकिंग एस्पिरेंट में सबसे कम क्वांट में ही मार्क्स आते हैं। और रीजनिंग सबका फेवरेट, सबका चाहिए। यहाँ पे मेरा जो हिसाब है यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 5 मार्क्स ज़्यादा है रीजनिंग में, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है मैं 30 तक डिजर्व करता हूँ जितनी मेरी मेहनत है। बट इस वाले पेपर में, क्योंकि हर एक एग्जाम में अलग अलग पेपर, किसी में कोई चीज़ हार्ड होती है, किसी में कोई चीज़ ईजी होती है, तो इसमें रीजनिंग ईजी रही होगी, ठीक है? तो ये था सेक्शन वाइज एनालिसिस। आपको एक एक सब्जेक्ट देखना होगा कि किसमें क्या गलती हो रही है, कितने कम मार्क्स हो रहे हैं, कितने कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसको आपको जज करना पड़ेगा। अब ये जज होगा कैसे? अभी तो आपने सिर्फ सेक्शन वाइज एनालिसिस करा, हल्का सा देखा, नज़र घुमाया। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस कैसे होगा? सबसे मेन यहीं से बिल्डअप होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको चेक करना होता है कि आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करे हैं, ठीक है? सेक्शन वाइज एनालिसिस का मतलब यही है, कितने क्वेश्चन करें, कितने टाइम में, कितने गलत करें, कितने सही करें हैं, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन वाइज एनालिसिस की, ठीक है? अगर आपको कोई भी पेपर निकालना है तो सबसे मेन यही होता है। इसको एकदम अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के करना है, ठीक है? सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप पे इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक टेस्ट को लो फिर उसे एनालिसिस करो। जैसा कि मेरा इंग्लिश सेक्शन खुल गया है यहाँ पे, ठीक है? तो मेरा जो तरीका होता है, मैं हमेशा क्या ढूंढता हूँ आपको बताऊँ, मैं ढूंढता हूँ हमेशा गलत क्वेश्चन जो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुए या गलत हो गए या मैंने स्किप करें, ठीक है? ये एक्सेप्ट आना था इसकी जगह, ये बेसिक था। और अब इनमें करना क्या है आपको, ठीक है? पहले आपको एक और बार पढ़ना है और फिर इसमें क्या करना है, तुक्का मारना है। जी हाँ, आपको तुक्का मारना है, ठीक है? एकदम मतलब आपका जो माइंड कहता है उस पर टिक करना, क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है कि ये पूरा सही है पर एक तुक्का तो मारना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बी मारा, देखते हैं सही है नहीं है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? इससे क्या होगा कि मुझे मेरी गलतियाँ पता लगेंगी। जैसे कि यहाँ पे आ चुका है पूरा, टेक्स्ट बुक में एक अच्छा रहता है कि यहाँ पे आपको दिखा देता है, ओली बोर्ड में बिल्कुल नहीं दिखा रहा, ठीक है? तो डिस्क्रीट यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया है कि ये गलत पोर्शन है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अब आपको डिस्क्रीट का दोनों यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों की स्पेलिंग आपको समझ आ जाएगी, दोनों के मीनिंग आ जाएंगे। फिर ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है जो आपने स्किप करा है। इंग्लिश बहुत बेसिक है। इंग्लिश मतलब मेरी जो पॉजिटिव हुई है या मेरी जो इंग्लिश अच्छी हुई है वो बस ऐसी हुई है, आपको किसी और को नहीं देखना, ठीक है? जो बेसिक बेसिक नॉलेज है वो आपको देखना है। यहाँ पे लेक्चर पे उसकी बात कर रहा है तो वाइल आया था और मुझे
जब मैं पेपर दे रहा था इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा, ठीक है। मतलब हो सकता है, मतलब जो मेरा माइंड थिंकिंग था वो था कि स्किप करो, ठीक है। इसीलिए मैंने कोई तुक्का भी नहीं मारा। मैं भले बहुत तुक्के भी मारता हूँ, ठीक है। इंग्लिश का पेपर तुक्के भी मार सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश एकदम होती है, जो पढ़ने में अच्छा लगा वो भी सही हो सकता है, और आप तुक्के मार सकते हो इस पेपर में। IBPS POK आपकी एक्यूरेसी 99% ही सही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छा बाकी सब्जेक्ट में कवर कर लोगे तो ये देखिए यहाँ पे नथिंग की जगह एनीथिंग आना था, और ये पढ़ते हुए ये शायद आ जाता, पर मेरे माइंड में नहीं आया था उस टाइम भी, ख्याल मैं आपको सच बताऊं। और यहाँ पे भी ये देखना, आपको इंग्लिश ऐसे ही चेक करनी है, इससे आपको समझ आ जाएगा कैसा प्रोपोर्शन कहाँ है। फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग भी याद हो जाएंगे इसमें पूरे, ठीक है। कब कहाँ यूज़ होना है, और जैसे ये स्प्रूस अप करना, संवरना, सजना, ठीक है। तो इससे आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका स्कोर भी बढ़ने लग जाएगा। जब बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश रिपीटिव ही होती है, ठीक है। तो ये आपको वर्ड के मीनिंग आ जाएंगे, जैसे जैसे इसमें 4 वर्ड आ गए जिसके आपको मीनिंग नहीं पता। टेक्स्ट बुक में यही बढ़े रहता है कि आपको आंसर इनके पता लग जाएंगे, ठीक है। सबसे नीचे आपको सारे आंसर पता लग जाएंगे, किसका मीनिंग क्या है, कौन कहाँ पे यूज़ होगा। इसीलिए मुझे सबसे बढ़िया टेक्स्ट बुक के मॉक लगते हैं, और बहुत कम अटैम्प्ट देते हैं, ठीक है। ओली बोर्ड और गाइड के में कम से कम 30-40 हज़ार लोग देते हैं। अब मैथ सेक्शन की बात करें, ठीक है, सबसे ईजी क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। इसमें मतलब मैथ्स बहुत ईजी थी, ठीक है, मैं बताऊँ सच्ची। तो मैथ्स मतलब ईजी थी इसमें, जब मैंने अटैम्प्ट करा था तो ठीक ठाक मैथ्स थी, कोई बेसिक मतलब हार्ड तो नहीं थी, ठीक है। ये मैं SBI PO की बात करूँ तो भाई उसकी मतलब मेरे से तो नहीं होते भाई। बेसिकली मेरे से सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन ही बनते हैं उस वाले के क्वांट में। इसमें भी मेरे मार्क्स उतने ही आते हैं, सिमिलर ही है, पर इसमें मतलब थोड़ा सा ईजी रहता है, टाइम मेरे पे बच जाता है एक दो और क्वेश्चन करने का। देख सकते हैं यहाँ पे 5 सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे थे शायद, और फिर और भी सिंप्लीफिकेशन थे और क्वाड्रेटिक थे, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। एक क्वेश्चन था ये वाला इसमें, ये मैंने ऑलमोस्ट सही कर दिया था, ठीक है। तो इसका जो मेरा आंसर ऑलमोस्ट 7.1 के आसपास आ रहा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, जबकि मेरे को पता है कि इसका आंसर 7 ही होना है। मैंने रिस्क नहीं लिया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। मेरा 7.1 या 2 आ रहा था, तो मुझे 7.5 में इसने पता नहीं क्यों कंफ्यूज करने के लिए दिया था मुझे, तो मैं फिर हट गया पीछे, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। और आगे बात करें तो इसमें ये ठीक है, ये भी मैंने ट्राई करा था पर मेरे से नहीं बना, ठीक है। सच बताऊं मतलब इजी होता है, लेकिन अब मेरे को और इजी ढूंढने होते हैं। सबसे मेन काम IBPS PO के पेपर में है कि इजी जो है उससे और इजी ढूंढना है, ठीक है। ये देखो सिंप्लीफिकेशन मिल गए, और ये भी मिल गए, जिसमें भी हार्ड वाले मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, मतलब टाइम भी है वो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं है उससे बड़े, एक और DI ढूंढो और वो कर दो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। ये जो करता है भाई मेरे नज़र में तो टाइम वेस्ट है ये, क्योंकि और भी इजी चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। अरिथमेटिक मैंने बिल्कुल छुई नहीं है ऐसा लग रहा है इस पेपर में, क्योंकि वही सिंप्लीफिकेशन आ चुके थे। और फिर ये क्वेश्चन तो भाई इसमें मतलब मुझे डाउट था पहले भी। 800 था मेरा, और मुझे देखना भी है इसमें गलती क्या हुई है मेरी, मैं आपको बताता हूँ। जो नीचे था गाइस वो, मैंने 800 में सिर्फ 10 यहाँ पे क्वेश्चन देखा। आपने कितना भाई इसने घुमाया था, इसने क्वेश्चन बहुत घुमाया था भाई, ठीक है। मैं सच बताऊं कितने परसेंट लोगों ने सही करा है, 8% के आसपास शायद इसने सही करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, ऊपर क्या था, रिड्यूस करके उसने अमाउंट दिया था, ठीक है। तो 810 आंसर आ रहा भाई, ये खेला हुआ क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन लगा मुझे ये। और मतलब हर कोई वन गो में से 800 टिक कर देगा भाई, बहुत ही ईजी तरीके, मैंने भी वन गो में कर दिया। तो ऐसे ही कुछ था, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, लेकिन इसने मेरा 1 मिनट टाइम ले लिया भाई। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था मैथ्स का, ठीक है, और मैंने इसमें बहुत टाइम दिया, देखो 1 मिनट से ज़्यादा दिए। क्वेश्चन इतना ईजी था, उसने ये कहा कि इसमें 120 प्योर मिल्क है, उसमें कुछ पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद जो रेशियो था वो 2:1 हो गया, ठीक है। बस इसमें इतना ईजी था भाई, डायरेक्ट 60 आंसर आ रहा था। पर पता नहीं क्या हुआ, पेपर के टाइम यही होता है कि आपको ईजी क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है। ये रियल टाइम अगर मॉक दोगे आप, तो ये ऐसे ही होता है। फिर इसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, इसने मेरा टाइम ले लिया भाई, इतना टाइम देने वाला था नहीं है, क्योंकि असली पेपर में टाइम टाइम की कदर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक थी, ये सही था, और एक क्वाड्रेटिक गलत है, एक क्वाड्रेटिक और सही है, 3 क्वाड्रेटिक आए थे। और उसके बाद आई थी गाइज ये DI, ठीक है। मैं सच बताऊँ, ऑलमोस्ट मेरे पे 3 मिनट से ज़्यादा मिनट बचे हुए थे, ठीक है। 3 मिनट से तो ज़्यादा ही टाइम मेरे पे बचा हुआ था। बट एक्चुअली वो मैं घर में मॉक वॉक देता हूँ ना, तो घर में ही मैं पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है, फैमिली वाली जो भी कह सकते हैं। तो वरना मतलब सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का, ठीक है। मैं यहाँ पहुँच भी गया था और मेरे पे टाइम भी सफिशियंट था,
बट वही बात है, थोड़ा सी डिस्टर्बेंस हो गई। इसी कारण इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, ठीक है गाइस। और ये नंबर देख लो भाई, डायरेक्ट दिए हुए क्वेश्चन है, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है। और ये बस डायरेक्ट देख के मेरे को बस भाई डायरेक्ट वो करना था, ठीक है, इन सबको ऐड करके सॉल्व करना था, एक साइड को लिखना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। 3 मिनट में सफिशियंट है करना, और इसमें से मैं सिर्फ एक ही कर पाया, ठीक है। मैंने आपको बताया फैमिली रीज़न, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक था, अच्छा था, मैंने काफ़ी अच्छा टाइम करा है मेरे हिसाब से। बट इसमें 2-3 मार्क्स और कर देते तो बढ़ जाता अपने आप स्कोर, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के, ठीक है। रीजनिंग में आप देखोगे मेरा जो पहला क्वेश्चन है इसने मेरे से एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। अब मैं मानता हूँ 3 मिनट ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये पर्सन फेसिंग वाला था और ऊपर से इन्हें कुछ लैपटॉप भी पसंद है। हालांकि ये ईजी क्वेश्चन था, एंड में बहुत टाइम के बाद ये मॉक दिया था मैंने, ठीक है। बेसिकली पेपर में ये 2 मिनट 45 के अंदर हो जाता है, बट कहीं कहीं पर अटक भी सकते हैं, ठीक है, पर इसमें फेसिंग इनसाइड है तो इजी रहता है। ये सिलॉक्स बहुत इजी रहते हैं सिलॉक्स, और मेरे सिलॉक्स ही गलत हुए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सिलॉक्स में मेरे गलत हुए हैं, और ये तो डायरेक्ट आंसर था इसका, आइदर और वाला था ये, बट पेपर के टाइम माइंड पता नहीं कहाँ था। बट ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, मैं सच बताऊँ बहुत ही ईजी था। इसका मैंने कंक्लूजन देखते हैं आंसर बता दिया था जब मैंने रीचेक करा, ठीक है। अगला ये भी सेम वही, तो ये मतलब बहुत सिली मिस्टेक होते हैं, ठीक है। तो गाइस बात करें रीजनिंग की, तो जब भी आप लाइव मॉक टेस्ट दें या फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं, जो आपने स्किप करे हैं, जो पेपर के टाइम आपसे नहीं हुए, आपको उनके लिए ये नज़रिया रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हुआ, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको ईगो होनी चाहिए, भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, करके रहूँगा भाई, तू ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या। मतलब जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है ना कि भाई ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, ठीक, तो उसके बाद आप इम्प्रूव करना अपने आप सीखोगे, ठीक है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए रीजनिंग का अटैम्प्ट करते हुए, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड है, ठीक है, बाकी ये सब तो ठीक है, जो हार्ड है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मेरे को जो हार्ड लगते हैं वो लगते हैं अननोन पर्सन बैठे हुए रो में, या पर्सन फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ, एंड साथ ही साथ उनके साथ कुछ और वेरिएबल भी दिए हुए हैं, वो मेरे लिए हार्ड है। एंड पर्सन फेसिंग इनसाइड आउटसाइड, थोड़े से हार्ड वो भी मुझे लगते हैं। और बात करूँ पैरेलल रोज में, अगर डबल वेरिएबल्स में बात कर रहा हूँ, सिंगल में इतनी दिक्कत नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं लगता करने में, बट जब वेरिएबल्स आ जाते हैं, उन्हें कुछ पकड़ा देते हैं या उन्हें कुछ पसंद है, तो थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू कर देती है, ठीक है। बाकी ये डिकोडिंग वोडिंग, मतलब बेसिकली आप रीजनिंग कंसिस्टेंट करते रहोगे तो बहुत ईजी लगेगी आपको, इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन 5-5 मार्क्स दे देता है और मेरे को सही लगती है, ठीक है। बात करें आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, जो हमारा स्टेप 5 है, आपको अपना टाइम देखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में कितना कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद आपको वर्क करना पड़ेगा उन पे, जो आपके लिए ईजी हो सकता है, ठीक है। बात करूँगा इसमें दूसरे मॉक की, अब ऐसी बात नहीं है कि एक ही में मॉक में अच्छे मार्क्स आए, ऐसा नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तभी जाके आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, परसेंटाइल इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे आप देखोगे एक में 56 है, एक में 62 है, ठीक है, सिर्फ 6 मार्क्स का अंतर है, ठीक है, आप देखोगे, लेकिन परसेंटाइल में मैं 20 का अंतर आ चुका है, ठीक है, 74 से सीधे 94, सिर्फ 6 मार्क्स में, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग में सिर्फ 5 मार्क्स ज़्यादा है, बाकी सिमिलर स्कोर है भाई, पूरा सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स में 13-14 चल रहा है, इंग्लिश में 20-21, ठीक है। ये बेसिक स्कोर हो जाता है, आप जब 1000 मार्क दे देते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कितने कितने मार्क्स आपके आने आने हैं, ठीक है। अब इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। 94 परसेंटाइल बहुत सही है, क्योंकि ये ऑलिव बोर्ड का मॉक है, ठीक है, इसको ऑलमोस्ट बहुत लोग देते हैं। तो क्वेश्चन वही अटैम्प्ट 75, मैंने अटैम्प्ट 75 कर रखा है और स्कोर 62 है। एंड जो मेरे रॉन्ग क्वेश्चन है 11 है, और ये देखिए गाइस 50,000 लोगों के आसपास से अटैम्प्ट करा और मेरी रैंक 3000 है, अच्छी रैंक है, ठीक है। ऑलिव बोर्ड के हिसाब से बहुत लोग अटैम्प्ट करते हैं, एंड क्वेश्चन का लेवल भी बहुत सही रहता है, ठीक है, इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन ही करने होते हैं। एंड मैं बात करूँ गाइस कितने गलत हुए हैं मेरे, तो 11, ठीक है। बेसिक मेरा जो अटैम्प्ट का रेशियो रहता है 80 से 85 के बीच रहता है, ठीक है मेरा, और उसमें से 10-12 मान के चलो गलत हुए तो भी मेरा स्कोर अबव 55 रहता है, ठीक है। बाकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। एंड ये सेक्शनल वाइज आपके रैंक देख सकते हैं यहाँ पे, रैंक सही आई है, मैं मजाक नहीं करूँगा, ठीक है, अच्छी रैंक है। एंड परसेंटाइल रैंक में देखोगे आप तो बहुत सही है, मतलब ऑलमोस्ट 80 के आसपास है और 90 के आसपास है, क्वांट 80 के आसपास ठीक मानता हूँ मैं, ठीक है। एंड गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपको दिक्कत है ना भाई, तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, ठीक है। मैं आपको पूरा यहाँ पे जो स्टेप 6 है वो प्रिपेयर एंड एक्शन प्लान ही है, ठीक है। तो आप जितना भी डाउट है मैं सब आपका क्लियर कराऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए, कुछ भी वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके बता देना। और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, बहुत टाइम लगता है, बट
आई होप आप कर लोगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।